हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम डिले से रिलेटेड प्रोग्राम्स को कैसे लिखा जाता है फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, टाइम डिले का प्रोग्राम लिखा ही क्यों जाता है। देखिए, इफ़ वी वांट दैट कि अगर सपोज टास्क वन कंप्लीट हो गया आपका, तो टास्क टू को स्टार्ट करने से पहले सपोज आपको कोई एक टाइम गैप प्रोवाइड करना है। तो वो जो टाइम गैप आप प्रोवाइड करोगे, वो कैसे प्रोवाइड करोगे? बाय एग्जीक्यूटिंग द टाइम डिले प्रोग्राम। तो टाइम डिले प्रोग्राम मतलब टाइम डिले को हम कई तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा टू प्रोवाइड द टाइम डिले। फर्स्ट मेथड यूजिंग सिंगल रजिस्टर एंड सेकंड मेथड यूजिंग अ रजिस्टर पेयर। आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम डिले प्रोवाइड करना है तो आप इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। आपको लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम डिले प्रोवाइड करना है तो आप रजिस्टर पेयर का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें लॉजिक क्या यूज़ होता है प्रोग्राम लिखने में। लॉजिक बहुत सिंपल रहता है। क्या कि जैसे आपने कभी ना कभी हाइड एंड सीक गेम खेला होगा या पता होगा आपको, तो उसमें क्या होता है कि एक बंदे को बोला जाता है कि आप कुछ टाइम के लिए वेट करो, हम लोग छुप जाते हैं और फिर उसके बाद हमें सर्च करना स्टार्ट करना। ठीक है ना? तो जो बंदा ढूँढने वाला होता है उसको आप बताते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए वेट करना है, आपको 100 से डाउन काउंट स्टार्ट करना है या 10 तक आपको काउंट करना है, जैसे 10, उसके बाद 9, 8, जब तक 0 नहीं होता तब तक आपको डाउन काउंट करना है। उसके बाद जो सर्च करना है आपको, उसके बाद स्टार्ट करना है सर्च करना, राइट? तो वही सेम लॉजिक आप माइक्रो प्रोसेसर में यहाँ अप्लाई करोगे। क्या? देखिए, पहले मैं फ्लो चार्ट बता रहा हूँ सिंपल कि आपको प्रोग्राम कैसे लिखना है। आपने सपोज यहाँ पे लिखा टास्क वन। आपके पास क्या है? कोई टास्क है, टास्क वन। ठीक है ना? टास्क वन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ से आप टाइम डिले का प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा? यू विल लोड द काउंट वैल्यू इन रजिस्टर। ठीक है ना? आप एक रजिस्टर में काउंट की वैल्यू को नोट करोगे, जैसे आपने बोला ना उससे कि आप 10 से डाउन काउंट स्टार्ट कीजिए, या आप बोल सकते हैं 20 से स्टार्ट कीजिए, या आप बोल सकते हैं 100 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है? तो वही डिपेंड करेगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे पहले काउंट वैल्यू बताएंगे माइक्रो प्रोसेसर को बाई राइटिंग सम वैल्यू इन द रजिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? आप उसको डिक्रीज करोगे। डिक्रीज डिक्रीज रजिस्टर बाय 1। आप रजिस्टर की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करोगे। ठीक है? और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट चेक करोगे, ठीक है ना, कि काउंट इज इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं। ठीक है ना? इज इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं। अगर काउंट, इफ इट इज़ यस, अगर काउंट की वैल्यू 0 हो गई है, इफ इट इज़ यस, तो आपका यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो गया यस के लिए। और फिर यहाँ से आप टास्क टू स्टार्ट कर सकते हो। टास्क टू स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा? इफ इट इज़ नो, देन यू विल अगेन डिक्रीज द रजिस्टर वैल्यू बाय 1। इफ इट इज़ नो, देन अगेन। तो ये तो सिंपल सा आपको एक आइडिया लग गया कि कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे। ये आपके पास फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम हो गया कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिले लिखने का आपका लॉजिक। ठीक है ना? प्रोग्राम स्टेप्स क्या होंगे। अब समझते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, राइट? तो देखिए, टाइम डिले का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? लोड करना है रजिस्टर को किसी एक वैल्यू से, जो कि इक्विवेलेंट होगा लोडिंग द काउंटर। ठीक है ना? काउंट वैल्यू इन द रजिस्टर। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि कोई भी एक रजिस्टर ले लिया माइक्रो प्रोसेसर 8085 का, लाइक सी ले लिया, MVI C। यहाँ रजिस्टर बी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक काउंट वैल्यू इसमें लोड कर दी। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू 00H से लेके FFH तक, मतलब कि जैसे 50H, 55H, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू FFH। ठीक है ना? क्योंकि मैं पता करना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम कितना डिले हम प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है? MVAC आपने लोड कर दिया वैल्यू, FFH जो है वो रजिस्टर सी में चला गया। ठीक है? ठीक है? इसके बाद कब क्या करोगे? लोड करने के बाद उसको बोलोगे डिक्रीज करो। ठीक है ना? तो DCR डिक्रीज करे क्या? रजिस्टर सी की वैल्यू को। तो FF लोड किया, अब होगी इसकी वैल्यू FE। अब उसको आप बोलोगे कि भाई आप चेक करो क्या कि ये रजिस्टर सी की वैल्यू 0 हुई या नहीं हुई। तो वो कैसे चेक करेगा? देखिए,
कोई भी एरिथमेटिक ऑपरेशन जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके अकॉर्डिंग फ्लैग्स वैल्यू भी चेंज हो जाती है माइक्रो प्रोसेसर में। तो रजिस्टर सी की वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो होगी तो ज़ीरो फ्लैग ज़ीरो रहेगा, वो सेट नहीं होगा, ठीक है ना। ज़ीरो फ्लैग क्या रहेगा, ज़ीरो। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन लगाओगे JNZ। इसका मतलब क्या है, जंप करो इफ़ नॉट ज़ीरो। अगर ज़ीरो फ्लैग क्या हो, ज़ीरो फ्लैग जब ज़ीरो हो तब आप इस लोकेशन पे जंप करो, कहाँ पे, लूप लोकेशन। और लूप लोकेशन मतलब कोई भी एक एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस किसका पास करोगे आप, DCRC इंस्ट्रक्शन का। तो लेट सपोज यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है, लूप, ठीक है ना। लूप मतलब कि कोई एक एड्रेस होगा लाइक 5025H, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ये है तो यही सेम वैल्यू आप यहाँ पास करोगे। तो यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, कौन सी, 000H से लेके FF FF तक कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी, ठीक है ना। तो आप जनरलाइज कर दोगे इसे कि वो लूप है, वो वैल्यू क्या है, लूप। तो यहाँ पे ये आपने एक लूप क्रिएट कर दिया कि जब तक DCR C की वैल्यू, देखिए C की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी यहाँ से 1/1, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ज़ीरो फ्लैग चेंज होता रहेगा। हर बार जब C क्या होगा, नॉन ज़ीरो, तो ज़ीरो फ्लैग क्या होगा, ज़ीरो फ्लैग होगा ज़ीरो, ठीक है। और जब C क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो ज़ीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, 1। अब ये जो कमांड है JNZ लूप, ये क्या बोलता है कि जंप करो, जंप इफ Z इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी, ट्रू कंडीशन कौन सी होगी, ये वाली। तो वो जंप करता रहेगा, बार बार DCRC को एग्जीक्यूट कराता रहेगा जब तक कि C की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है ना। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, ठीक। इसके बाद ये तो लिख दिया आपने प्रोग्राम। अब इसके बाद देखिए कि हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में माइक्रो प्रोसेसर कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो उस कंज्यूम, वो जो टाइम कंज्यूम कर रहा है वो डिपेंड करता है कि टी स्टेट कितनी ले ली या कितना मशीन साइकिल उसमें यूज़ हो रहा है। तो MVI-C FFH ये 2 बाइट का डेटा है। 2 बाइट के डेटा को रीड करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी रीड और एक ऑपकोड फैच मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी। पहले ऑपकोड फैच करेगा, फिर मेमोरी रीड। तो ऑपकोड फैच 4T स्टेट का होता है और जो मेमोरी रीड होता है वो 3T का होता है। तो टोटल हो गया 7T। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए फिक्स है कि वो 7T स्टेट लेगा। DCRC 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है और इसके ऑपरेशनल कोड को पढ़ने के बाद वो लास्ट वाली टी स्टेट में इसको एग्जीक्यूट कर लेगा, क्योंकि ये इंटरनल ऑपरेशन है। तो ऑपकोड फैच साइकिल लगी इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4T। JNZ लूप ये 3 बाइट का है, दिखने में ये 1 बाइट लग रहा है लेकिन ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। क्यों, क्योंकि लूप की जगह कोई 16 बिट का एड्रेस होगा, तो 16 बिट का डेटा ये, 2 बाइट का डेटा ये और 1 बाइट का इसका ऑपरेशनल कोड, टोटल 3 बाइट का डेटा है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो माइक्रो प्रोसेसर ऑपकोड फैच प्लस मेमोरी रीड मतलब कि 4 + 3 टोटल 10T स्टेट लगाएगा। 10T स्टेट इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस केस में ये मेमोरी रीड नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब टोटल ये 7T स्टेट लगाएगा, 7T 10T लगाएगा या और 10T लगाएगा या तो 7T। मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब कि जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो 10T लगाएगा, मतलब इसी को आपको कंसीडर करना है, राइट। अब देखते हैं कि टाइम डिले कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे, कि कितना जल्दी वो प्रोग्राम को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा किसी भी इंस्ट्रक्शन को। तो आपने सपोज कर लिया गया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 मेगाहर्ट्ज। इन एक्चुअल जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो 3 to 5 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है, ठीक है ना। बट फॉर एग्जांपल आपने मान लिया क्या कि एफ की वैल्यू क्या है, 2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ से टी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 1/f, दैट इज 0.5 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। 7T का मतलब क्या है कि वो 3.5 माइक्रोसेकेंड का टाइम कंज्यूम कर लेगा, खा जाएगा टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से DCRC को एग्जीक्यूट करने में वो 4 इंटू 0.5 माइक्रोसेकेंड लेगा, मतलब 2 माइक्रोसेकेंड यहाँ कंज्यूम कर लेगा, बर्बाद कर देगा, ठीक है।
तो अब देखते हैं कि कितना टाइम डिले इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में लगेगा। ठीक है, आपको पता लगा कि लूपिंग हो रही है इस प्रोग्राम में, कहाँ पे, आपको पता है कि ये दो इंस्ट्रक्शन बार बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम फाइंड करते हैं टाइम डिले। टाइम डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, टाइम डिले कैसे फाइंड करेंगे? टी एल या टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसमें देखिए हम चेक करेंगे कि कितने बार लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे देखिए आपसे बहुत सिंपल एग्जांपल के तौर पे कि आपको बोला गया है कि एक पर्टिकुलर राउंड लगा के आइए किसी एक पर्टिकुलर मैदान का, ठीक है ना? तो उसमें अगर 2 मिनट का टाइम लगता है आपको, तो आपको टाइम पास करना है, आपने राउंड लगाने स्टार्ट किया, एक राउंड में 2 मिनट लगते हैं, आपने 5 राउंड लगा दिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितना टाइम लगा, तो आप बोलोगे कितना, 5 इंटू 2 दैट इज़ 10 मिनट्स का टाइम लग गया। ठीक है, सेकंड में पूछा जाएगा तो 10 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा, तो 600 सेकंड का टाइम लगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, टाइम डिले कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये जो लूप है बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना? तो लूप, टाइम डिले इन लूप क्या हो जाएगा कि पहले तो हम काउंट करेंगे कितना टाइम लगता है एक। देखिए अगर आप इस पोजीशन पे हैं, यहाँ पे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा आपको? 4t यहाँ कंज्यूम कर लिया माइक्रो प्रोसेसर ने, और 10t यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। तो एक बार इधर से उधर जाने में कितना टाइम लगा? 4 + 10। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे लूप टी स्टेट पे डिपेंड करता है ये। भाई जितना ज़्यादा लंबा रन होगा उतना ज़्यादा टाइम लगाएंगे आप। ठीक है ना? तो 4 + 10 लूप टी स्टेट हो गया। ठीक है ना? इनटू क्या हो जाएगा कि कितने बार आपने राउंड लगाया। ठीक है, आप देखिए कितना टाइम कंज्यूम करोगे, पहले डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा लंबा राउंड है। ठीक है ना? और फिर दूसरी बात पे डिपेंड करेगा कि कितने राउंड आपने लगाए। ठीक है ना? टोटल टाइम कंज्यूम। तो लूप टी स्टेट हो गया इनटू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? n10। n10 क्या होता है? देखिए n10 का मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी वो तो हेक्साडेसिमल में होगी, लेकिन एक्चुअल में आपको यहाँ पे डेसिमल वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, क्यों? जैसे देखिए अगर सपोज कोई आपको अगर $5 देता है, ठीक है ना, तो वो 5 रुपीज़ के इक्वल नहीं रहता। उस डॉलर की कुछ अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है ना? लेट सपोज उसकी वैल्यू क्या है? 70 रुपीज़। ठीक है ना? तो 70 इंटू 5 350, 350 रुपीज़ वो आपको दे रहा है। ठीक है ना? तो वही उसी तरीके से यहाँ पे एफ एफ क्या है? ये हेक्साडेसिमल में इसकी वैल्यू है काउंट की। तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन करते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना? सिंपल है फॉर्मूला। डिपेंड करेगा कि एक लूप में कितना टाइम कंज्यूम किया इनटू कितने लूप उसने एग्जीक्यूट किए। ठीक है ना? कितने लूप में कितने लूप वो एग्जीक्यूट हुआ, इस पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम इसने पूरा कंज्यूम किया। तो टी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? लूप टी स्टेट क्या है? 4t + 10t। ये तो एक लूप में टाइम लगा, एक राउंड में टाइम लगा। ठीक है ना? ये तो 2 मिनट के इक्वल हो गया, या जो मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है ना? इनटू क्या करेंगे? कितने राउंड लगाए आपने। ठीक है, तो कितने राउंड लगाए वो डिपेंड करेगा सी में क्या वैल्यू लोड किया आपने, एफ एफ। एफ एफ का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या होता है? 255। कैसे फाइंड किया? देखिए इसको फाइंड करने के लिए एफ एफ क्या है? हेक्साडेसिमल में है, तो एफ, इसका वेटेज क्या है? 16 पावर 0, इसका वेट क्या है? 16 पावर 1। एफ क्या इक्विवेलेंट होता है? 15 के, तो 15 इंटू 16 पावर 1 प्लस ये हो जाएगा 15 इंटू 16 पावर 0। 16 पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 255। इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हो हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? टी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 इंटू टी की वैल्यू क्या है? 0.5 माइक्रो सेकेंड इंटू 255। ठीक है ना? तो टी एल की वैल्यू हो जाएगी 1785 माइक्रो सेकेंड।
ठीक है ना, या टी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मिली सेकेंड। ठीक है, तो 1.8 मिली सेकेंड का डिले हो जाएगा अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है ना, इसमें एक दो कंडीशन हमने कंसिडर नहीं की है, वो क्या कि लास्ट वाला जो लूप चलेगा वो उसमें केवल 7t लगेगा, तो 3t का करेक्शन यहाँ होगा और 7t का यहाँ पे। लेकिन देखिए 7 और 3t मतलब कि यहाँ पे 7t हमने नहीं ऐड किया है और यहाँ पे हमने 3t ज़्यादा ऐड कर लिया है। ठीक है, तो 4t का करेक्शन है। 4t का मतलब कि मान लीजिए 2 माइक्रो सेकेंड का करेक्शन है। 4t इज इक्विवेलेंट टू 2 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पे 2 माइक्रो सेकेंड को ऐड करने पे अगर आप मिली सेकेंड में फाइंड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, या सिंपल जो मैंने अभी आपको बताया बस इतना ही कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, किसी भी प्रोग्राम को में डिले जो है वो फाइंड करने के लिए। तो मैक्सिमम हम 1.8 मिली सेकेंड का टाइम डिले प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा अगर आपको कम टाइम डिले प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए आपको एफ को क्या मानना पड़ेगा, एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स। टी एल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, तो आप उससे एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसको इंटीजर में रिप्लेस करेंगे और इंटीजर को फिर उसको आप कन्वर्ट करोगे हेक्साडेसिमल में, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि हमें टाइम डिले प्रोवाइड करना है बाय यूजिंग वन रजिस्टर। दूसरा प्रोग्राम है बाय यूजिंग अ रजिस्टर पेयर। अगर आपको लार्ज टाइम डिले प्रोवाइड कराना है तो सिंपल सी बात है कि अगर इसकी टीएल की वैल्यू इंक्रीज करानी है तो क्या कराना पड़ेगा आपको, n10 की वैल्यू को इंक्रीज कराना पड़ेगा। ठीक है ना, लूप टी स्टेट भी इंक्रीज करा सकते हैं आप। ठीक है ना, यहाँ पे एनओपी इंस्ट्रक्शन लगा के, लेकिन जो इफिशियंट मेथड है उसमें क्या है कि आप n10 की वैल्यू को इंक्रीज कराते हैं, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कराते हैं। तो भाई सिंगल रजिस्टर में तो आप मैक्सिमम एफ को ही लोड करा पाएंगे। ठीक है ना, अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आपको रजिस्टर की जगह रजिस्टर पेयर यूज़ करना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट टेक्निक में यूज़ करेंगे, राइट। देखिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं कि टाइम डिले यूजिंग वन रजिस्टर पेयर। इसका कब यूज़ करेंगे, जब आपको लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम डिले प्रोवाइड कराना है। जैसे आपने लास्ट में देखा कि मैक्सिमम 1.8 मिली सेकेंड का टाइम डिले दे सकते हैं आप। इसमें देखेंगे आपकी 100 डिले या उससे 100 मिली सेकेंड या उससे ज़्यादा टाइम डिले आपको प्रोवाइड करना है सेकेंड में, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बस क्या किया हमने, काउंट की वैल्यू को क्योंकि हमें इंक्रीज़ करना है इसलिए हमने रजिस्टर पेयर यूज़ कर लिया। तो लेट सपोज पहले हम क्या कर रहे हैं, बीसी रजिस्टर पेयर में 2384 ये हमने कोई भी एक रैंडम वैल्यू सपोज कर ली कि ये वैल्यू है, ये हमें लोड करनी है। आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0000H से लेके FFFFH के बीच में कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद क्या किया आपने, अगेन उसको डिक्रीज़ किया DCXB, तो BC रजिस्टर पेयर की वैल्यू 1 से डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब कि 2384 की जगह अब क्या हो जाएगा 2383। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो क्या कि जब ये है तो अरिथमेटिक ऑपरेशन, लेकिन इस अरिथमेटिक ऑपरेशन के एग्जीक्यूट होने के बाद ज़ीरो फ्लैग कभी चेंज नहीं होता। तो ज़ीरो फ्लैग जब चेंज ही नहीं होगा तो ये इन्फानाइट लूप क्रिएट कर देगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपने एक थोड़ा सा लॉजिक और लगाया। वो लॉजिक और क्या लगाया आपने, आपने कहा कि जब BC रजिस्टर पेयर की वैल्यू, ये B की वैल्यू है, ये C की, जब घटते घटते जब ये 0000 हो जाएगी तो इस केस में जितने भी कंटेंट हैं B और C के वो सब 000 हो जाएंगे। तो अगर हम B और C के बीच में अगर हम और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करा दें, जो कि एक लॉजिकल ऑपरेशन है, तो अगर इसकी वैल्यू 00H आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, B का कंटेंट भी 0 हो गया और C का कंटेंट भी 0 हो गया। कोई भी एक नॉन ज़ीरो बिट होगी तो वो और का रिजल्ट क्या कर देगी, नॉन ज़ीरो, इसका मतलब ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपने लॉजिक लगाया। अब आप और ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो डायरेक्टली आप बी और सी के बीच में तो करा नहीं सकते, उसमें से किसी एक डेटा को आपको रजिस्टर ए में लेके जाना ही पड़ेगा। अब आपकी चॉइस है कि आप सी के कंटेंट को ए में मूव कराते हैं या कॉपी करते हैं, या बी के कंटेंट को ए में मूव कराते हैं। ठीक है ना, तो लेट सपोज सी का कंटेंट आपने ए में मूव करा दिया, फिर उसके बाद आपने ओ आर ए करा दिया और ऑपरेशन विद बी,
तो बेसिकली बी और सी का कंटेंट और हो रहा है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ रजिस्टर ए। ठीक है, अब इसके बाद जब भी इसका रिजल्ट ज़ीरो होगा और ऑपरेशन का, तो ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज माइक्रो प्रोसेसर ज़ीरो फ्लैग से पूछेगा, चेक करेगा उसकी कंडीशन को, अगर वो क्या है ज़ीरो फ्लैग ज़ीरो है, मतलब कि नॉन ज़ीरो रिजल्ट है, तो वो लूप लोकेशन पे जाके वापस से DCX-B इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और ये आपका एक लूप क्रिएट होगा। लूप तभी ब्रेक होगा जब बी और सी दोनों की वैल्यू 0 0 हो जाएगी, तो और का रिजल्ट भी 0 होगा और ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, और ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हम प्रोग्राम लिखते हैं। अब इसके बाद समझिए कि आपको पता होगा क्या कि LXI-B में 10T स्टेट यूज़ होते हैं, क्यों? क्योंकि इसका साइज़ क्या है, 3 बाइट। इसमें ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड 4 + 3 + 3 टोटल 10T स्टेट लगेंगी। DCX-B में एक मशीन साइकिल लगेगी ऑपकोड फैच, लेकिन ये स्पेशल केस होता है, इसमें 4T की जगह 6T यूज़ होती हैं। ठीक है ना। मूव A, C 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ऑपकोड फैच लगेगा इसमें भी ऑपकोड फैच लगेगा केवल, इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लूप टी स्टेट में कितना टाइम डिले हम प्रोवाइड करा पाएंगे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद। तो देखिए, इसमें पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो लूप क्रिएट हो रहा है वो किस इंस्ट्रक्शन से लेके किस के बीच में हो रहा है। तो देखिए, आपको साफ साफ देख सकते हैं कि लूप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि लूप के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, वो ये इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहाँ पे चेक किया कि ज़ीरो हुआ है नहीं हुआ, ज़ीरो फ्लैग। अगर ज़ीरो है ज़ीरो फ्लैग, ठीक है, ज़ीरो है ज़ीरो फ्लैग, तो वापस से जाएगा। अगर ज़ीरो फ्लैग सेट हो गया, इसका मतलब कि रिजल्ट ज़ीरो हो गया और वो लूप को टर्मिनेट कर देगा। तो लूप यहाँ से यहाँ क्रिएट हो रहा है। अब देखिए, टाइम डिले हम फाइंड करते हैं, लूप टी स्टेट इंटू N10। लूप टी स्टेट कितनी है, देखिए 6T + 4T + 4T प्लस, यहाँ पे हम 10 को ही कंसीडर करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई लूप तो तभी क्रिएट होगा ना जब कंडीशन ट्रू होगी, और ये ट्रू कंडीशन के लिए है। ठीक है ना। ठीक, इनटू क्या हो जाएगा, N10 मतलब कि इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, जैसे हमने लिखा 2384, ठीक है, इसका वेट क्या है 16 पावर 0, इसका वेट क्या है 16 पावर 1, इसका वेट क्या है 16 पावर 2, इसका वेट क्या है 16 पावर 3। तो बस 2 × 16 पावर 3 + 16 प्लस 3 × 16 पावर 2 + 8 × 16 पावर 1 + 4 × 16 पावर 0, दैट इज़ 1। ठीक है, जब आप इसको फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 92। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 92। ठीक, अब जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको दिया होगा, या आप अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं, एफ की वैल्यू, एफ इज इक्वल्स टू लेट सपोज 2 मेगाहर्ट्ज, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 माइक्रोसेकंड। और इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो देखिए कितनी टी स्टेट यूज़ हो गई यहाँ पे, 6 + 4 10, 10 + 10 20, 24 इंटू टी इंटू 92। ठीक है, टी की वैल्यू क्या है 0.5 माइक्रोसेकंड। जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 109,104 माइक्रोसेकंड, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है 109 मिली सेकेंड के। तो इस तरीके से आपने टाइम डिले फाइंड कर लिया। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में प्रोग्राम बनाना हो किसी पर्टिकुलर टाइम डिले के लिए जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, तो आप इस प्रोग्राम को यूज़ कीजिए। वहाँ पे क्या है, N10 क्या हो जाएगा अननोन, लेट सपोज दिस इज x। ठीक है ना, टाइम डिले TL की वैल्यू आपको पता है, लूप टी स्टेट पता है, तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे N10 की, और N10 को आप वापस से चेंज कर दोगे हेक्साडेसिमल में, तो आप प्रोग्राम बना पाओगे उस टाइम डिले को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्या कि टाइम डिले का प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।